हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ डॉक्टर कमलेश नारायण और हम अपना चैप्टर आगे प्रोसीड करेंगे। दैट वाज ब्रीदिंग एंड गैसेस एक्सचेंज। आज का हमारा जो टॉपिक है एंड दैट इज रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। एक्चुअली क्या है कि हम जब ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ रहे हैं, पढ़ तो वही रहे हैं, तो हमें ह्यूमन के बारे में पढ़ना है। लेकिन आप फिजियोलॉजी का कोई भी चैप्टर उठा के देखें, उस हर चैप्टर में एक पैराग्राफ एक जनरल बातें कही गई हैं। दूसरे पैराग्राफ में हमेशा ये बताया गया कि अन्य जो और जानवर हैं इंसान के अलावा, उनमें और कौन सा सिस्टम पाया जाता है। तो सर हम वही टॉपिक की बात कर रहे हैं। मैं सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन फिर भी कुछ बातें ज़रूर करें कि अलग अलग जानवर में अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन कैसा है। तो सर पहला नाम जाने, जैसे सबसे पहले हम बात करें दैट इज अ सेल सरफेस रेस्पिरेशन। सेल सरफेस ये एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है। तो जाहिर बात है नाम बड़ा आसान सा रखा हमने कहा भैया सेल का सरफेस, तो इसका मतलब कुछ है ही नहीं आपके पास। भाई सेल तो हमारे पास भी है, लेकिन सेल सरफेस आपको कहीं बाहर एक्सपोज हो रही है नहीं। तो ये सामान्यतः एक ऐसा रेस्पिरेटरी ऑर्गन है जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में पाया जाएगा। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एक सेल वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, जैसे हम बात करें प्रोटोजोआ की, भाई जूलॉजी का टीचर तो एग्जाम्पल पे तो वही लेगा ना, हम कौन सा यूनिसेलुलर एल्गी लेंगे। तो जैसे मान लीजिए हमने आपसे एक सेल की बात की, ये हमारा एक सेल है फॉर एग्जाम्पल। अब एक ही सेल की आइडेंटिटी है, तो सर इनको जो गैसेस एक्सचेंज करना है भाई, तो क्या करते हैं, इनके पास जो भी डिफ्यूजन के माध्यम से हम कुछ गैसेस को अंदर लेंगे और कुछ गैसेस को बाहर निकाल देंगे। तो इनका जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन, इसे आप सेल सरफेस कह रहे हो, एक्चुअली इट्स ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, यानी सेल सरफेस रेस्पिरेशन मीन्स रेस्पिरेशन बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो जाहिर बात है बहुत प्रिमिटिव टाइप का है, आप इसे ऑर्गन कहने में भी हेजिटेट करेंगे। यार एक सेल है और उसकी सेल मेम्ब्रेन को आप ऑर्गन शब्द नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन की तरह काम करता है, इसलिए हमने उसका जिक्र किया। सर दूसरा देखिए, सर दूसरा नाम आता है दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इन दोनों में डिफरेंस जरूर जानना चाहिए, क्योंकि लोगों को लगता है सेल सरफेस क्यूटेनियस एक ही है ना। सेल सरफेस शब्द एक सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए कहा गया और क्यूटेनियस शब्द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म के लिए नहीं है। इसका एग्जाम्पल कोरिलेट करते हैं हम आपको पहले। इसका एग्जाम्पल आपके सिलेबस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, अर्थवॉर्म। और दूसरा एग्जाम्पल हम चाहते हैं फ्रॉग। बहुत और सारे जानवर भी हैं, लेकिन मैं सिर्फ इन्हीं दो की बात कर रहा हूँ। भाई इनका एग्जाम्पल मैंने लिखा नहीं, लेकिन बोल तो रहा है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। आप प्रोटोजोआ ले सकते हो ना, हमने अमीबा बनाने की बात की थी। सर एक खास बात होती है, जितने भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन होते हैं, इनकी जो स्किन सरफेस होती है वो हमेशा मॉइस्ट होती है। अब फायदा देखिए, जैसे सपोज करिए इट इज एन अर्थवॉर्म। यस, ये अर्थवॉर्म है, तो इनकी स्किन सरफेस जो मॉइस्ट होगी लाइक दिस, जैसे मैंने ऐसे दिखाया। मॉइस्ट सरफेस का फायदा क्या होता है? सर फायदा ये होता है कि एटमॉस्फेयर की जो ऑक्सीजन होती है वो इसमें डिसॉल्व हो जाती है, डिफ्यूज नहीं होती है। देखिए ये यहाँ डिसॉल्व हो जाती है, ऑक्सीजन गेट डिसॉल्व इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। जहां भी क्यूटेनियस रेस्पिरेशन पड़े, फ्रॉग पड़े या अर्थवॉर्म पड़े। फिर दूसरी खास बात होती है कि इनकी जो स्किन होती है अंदर से रिचली सप्लाइड बाय द फाइन ब्लड कैपिलरीज। यहाँ बहुत सारी ब्लड कैपिलरीज होती हैं। तो सर ये जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं, यहाँ से इन ब्लड कैपिलरीज से पहले सर यहाँ निकालते हैं CO2, और फिर CO2 डिफ्यूज होकर बाहर चली जाती है। और ये ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर से ना लेकर के सर अपनी जो मॉइस्ट सरफेस के ऊपर जो ऑक्सीजन डिसॉल्व है उससे लेते हैं। यानी आती तो ऑक्सीजन आपके एटमॉस्फेयर से है, लेकिन सीधे ब्लड उससे एक्सचेंज नहीं करता। वो जो एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन है दैट गेट फर्स्ट डिसॉल्व इन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन एंड व्हिच इज यूज्ड फॉर एक्सचेंज ऑफ द गैसेस। तो ये कहलाता है क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। इसका एक बड़ा बेहतरीन सवाल आता है, कहते हैं ना जब एप्लीकेशन आती है तब सवाल की ब्यूटी समझ में आती है।
हम ये नहीं कह रहे हैं कि अर्थवॉर्म एनारोबिक रेस्पिरेशन करता है, क्योंकि मैं तो कह रहा हूं ऑक्सीजन यूज करता है। तो अगर हम इसी अर्थवॉर्म को, जो हमारा अर्थवॉर्म है, इसको एक ऐसी जगह रख दें जहां ऑक्सीजन है ही नहीं और अर्थवॉर्म इसमें रख दें, तो लोग कहते हैं कि भैया अर्थवॉर्म का क्या होगा। भाई अर्थवॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है और एक ऐसी कंडीशन में हमने रखा जहां पर ऑक्सीजन है ही नहीं, द मीडिया इज एनएरोबिक। तो एनारोबिक कंडीशन है तो क्या अर्थवॉर्म मर जाएगा? नहीं मरेगा, इट विल सर्वाइव। ये सर्वाइव करेगा कितना? अप टू 24 आवर, लगभग 24 घंटे तक। अब ये सवाल फिर बढ़ा। पहली बार तो सवाल यही आया था कि एनारोबिक कंडीशन में अर्थवॉर्म का क्या होगा, तो लोगों को लगा यार अर्थवॉर्म एरोबिक रेस्पिरेशन करता है तो अर्थवॉर्म मर जाएगा। फिर ये सवाल बढ़ा दिया गया कि इन एनारोबिक कंडीशन अर्थवॉर्म सर्वाइव अप टू 24 आवर, 8 से 24 घंटे तक जिंदा रहता है। क्यों? तो उनका क्यों क्या, बिना ऑक्सीजन के जिंदा है तो एनारोबिक रेस्पिरेशन करता? नहीं भैया, इसकी पूरी कई पीढ़ियों में किसी में एनारोबिक रेस्पिरेशन नहीं किया, वो एरोबिक ही करता है। कैसे? बिकॉज वो इतनी देर ही क्यों जिंदा है? अगर एनारोबिक करता है तो सर 24 दिन भी तो जिंदा रह सकता है। वो 8 से 24 घंटे इसलिए जिंदा रहता है क्योंकि टिल द ऑक्सीजन इज अवेलेबल ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। भाई ज्यादा ऑक्सीजन वहां डिसॉल्व है तो सर वो ज्यादा देर तक सर्वाइव कर जाएगा, कम ऑक्सीजन डिसॉल्व है तो कम देर तक सर्वाइव करेगा। तो हमारे पास यहां ऑक्सीजन नहीं है, एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन नहीं है, तो जितनी ऑक्सीजन यहां पर अवेलेबल है सर वो उसको यूज करेगा। तो जब सवाल रहता है कि अर्थवॉर्म कैन सर्वाइव इन द एनारोबिक कंडीशन अप टू 8 to 24 आवर बिकॉज ऑफ, तो बिकॉज ऑफ एरोबिक रेस्पिरेशन ड्यू टू अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन ऑन द मॉइस्ट सरफेस ऑफ स्किन। एक जगह फ्रॉग को भी समझना चाहिए। फ्रॉग में बहुत सारे रेस्पिरेटरी ऑर्गन हैं, लंग्स इसका मेन रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, बक्कोफेरेंजियल कैविटी है और स्किन है। टैडपोल अवस्था में तो गिल्स भी है। लेकिन फ्रॉग में जो क्यूटेनियस रेस्पिरेशन है वो ऑल टाइम रेस्पिरेशन कहलाता है। अब इसका मतलब क्या हुआ ऑल टाइम रेस्पिरेशन? ऑल टाइम रेस्पिरेशन का मतलब सिर्फ मेढक हमारा पानी में हो या जमीन पर हो या जमीन से 4 फीट नीचे हो, यानी ईच एंड एवरी टाइम द फ्रॉग रेस्पायर मस्ट बाय द स्किन, यानी ये ऑल टाइम रेस्पिरेशन है। जैसे और कंडीशन है, जब हमारा जो फ्रॉग है वो सबमर्ज्ड होता है पानी में, नॉस्ट्रल खाली बाहर निकला हुआ होता है, तो सर उस कंडीशन में अगर आप देखेंगे तो बक्कोफेरेंजियल रेस्पिरेशन करता है। जब फ्रॉग जमीन पर आ जाता है, टेरेस्ट्रियल लाइफ के बिताता है, उस समय फ्रॉग लंग्स का रेस्पिरेशन करता है। लेकिन ये कंडीशन ऐसी है, पानी में डूबा रहे सर वो आधा निकला रहे, जमीन पे रहे सर नीचे चला जाए। दूसरी एक और बात कि ये हाइबरनेशन और एस्टिवेशन आप अवेयर जरूर होंगे। विंटर स्लीप को हम हाइबरनेशन कहते हैं और समर स्लीप को हम एस्टिवेशन कहते हैं। उस समय इट इज द ओनली रेस्पिरेटरी ऑर्गन, उस समय सिर्फ यही एक रेस्पिरेटरी ऑर्गन है और दूसरा कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन होता ही नहीं। तो सर गौर करने वाली बात यही थी कि अर्थवॉर्म और फ्रॉग को आप समझ पाते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास 2 रेस्पिरेटरी ऑर्गन हमने बताए, एक सेल सरफेस रेस्पिरेशन और दूसरा कहलाया हमने एंड दैट इज क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। हम तीसरे रेस्पिरेशन की बात करते हैं ऑर्गन में। सो थर्ड वन इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ट्रैकियल रेस्पिरेशन अब ट्रैकियल रेस्पिरेशन थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, क्योंकि आप अपना जब ऑर्गन पढ़ते हो तो आपके पास भी ट्रैकिया है, तो आप सोचते हो यार हमारे ट्रैकिया तो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, आप में ट्रैकियल रेस्पिरेशन नहीं कहलाता। सर ये है कहां पर? तो पहले तो मैं आपको एग्जाम्पल बताऊं। इसका एग्जाम्पल है इंसेक्ट्स। अगर आप इंसेक्ट पढ़ते हो, लुक ऑन दिस, ये
एब्डोमेन में भी सेगमेंट ही होते हैं, सब सेगमेंट कई सारे होते हैं, मैं सारे सेगमेंट बना दूंगा तो आपको अपनी बात नहीं कह पाऊंगा। सर इनके बॉडी को कभी देखा जाए तो उसमें कुछ छेद होते हैं इसके बॉडी सरफेस पे, लाइक, एंड दीज आर नेम्ड एज एन स्पाइरकल्स। ये स्पाइरकल्स कहलाते हैं। इन्हीं स्पाइरकल के माध्यम से एटमॉस्फेरिक एयर अंदर जाती है, दिस इंटर्स इनसाइड दिस एयर। फिर ये जब अंदर पहुंचते हैं तो जब आप अंदर देखोगे तो अंदर पूरा एक नेटवर्क है, इस तरह के चैनल्स हैं इसमें, पूरा एक बढ़िया सा नेटवर्क है, लाइक इस तरह से, दीज आर द ट्रैकियल ट्यूब्स एंड सो ऑन। तो ये हवा इन्हीं ट्रैकियल ट्यूब के माध्यम से सर अलग अलग जगह पर जाती है, बॉडी के डिफरेंट पार्ट पर जाती है। तो इसीलिए जो ट्रैकियल रेस्पिरेशन है, इसे आप चाहें तो स्पाइराकुलर रेस्पिरेशन भी कहें, लेकिन ये शब्द लोग प्रयोग करने से घबराते हैं। इसलिए घबराते हैं, सोचते हैं ट्रैकियल रेस्पिरेशन बोलेंगे और स्पाइराकुलर भी साथ में बोल देंगे तो एक्सप्लेन करने में मुश्किल हो जाएगी। वो ट्रैकियल बस रटे रहते हैं। ट्रैकियल सिर्फ इसलिए कि एयर सीधे ट्रैकिया में गई और इसी ट्रैकिया के माध्यम से सर इट रीचेस टू योर बॉडी सेल्स। जितनी बॉडी सेल्स होती हैं ऐसे, अब मान लीजिए यहां पर बॉडी सेल्स हैं लाइक दिस। अब एटमॉस्फेरिक एयर जो है दिस, ये एयर स्पाइरकल के माध्यम से होती हुई सर यहां तक पहुंचती है और गैसेस एक्सचेंज अकर हेयर। यानी आपकी जो बॉडी सेल्स होती हैं वो डायरेक्टली एयर के साथ एक्सचेंज करती हैं। ऐसा आप में नहीं होता, आपकी स्टोरी अलग है। आप हवा को खाली यहीं तक ले जा पाते हो, उसके बाद हवा आगे नहीं जाती, उसके बाद सिर्फ ऑक्सीजन जाती है। फिर ऑक्सीजन को लेकर के बॉडी के डिफरेंट बॉडी पार्ट सेल्स तक जाते हैं जहां गैसेस एक्सचेंज होता है। आप सोचे कि हवा को लेकर के हम पेट के पहुंचा देंगे, कमर में पहुंचा देंगे, सर शोल्डर में पहुंचा देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं होता, लेकिन इनमें ऐसा होता है। इसीलिए ये जो आपके पास यहाँ ट्रैकिया दिखाई दे रही है, ट्रैकिया के माध्यम से हम सेल्स तक पहुंचते हैं फॉर द गैसेस एक्सचेंज। द टर्म इज ट्रैकियल रेस्पिरेशन। अब जो दो छोटे छोटे नाम और हैं, दैट्स ए बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। बुक लंग्स एंड बुक गिल्स। तो पहली बात तो ये जान लीजिए, ना ये लंग्स हैं ना गिल्स हैं, ये अच्छी तरह से समझ लीजिए, क्योंकि लोगों को लगता है सर समझ में आ रहा है फेफड़ा है और गिल्स है, यही बात तो आप कर रहे हो, बट ऐसा है नहीं। ये ना लंग्स हैं ना गिल्स हैं, ये एक प्रकार के टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं, उनमें एडॉप्टेशन है। टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स नाम मैं बता दूंगा, आपके लिए बड़ा आसान होगा। और ये एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, इनका भी नाम बता दूंगा। लेकिन जनरली लोग ऐसे ही याद करते हैं कि बुक लंग्स एंड बुक गिल्स आर द रेस्पिरेटरी ऑर्गन ऑफ द टेरेस्ट्रियल एंड एक्वेटिक इंसेक्ट्स। मैं एग्जांपल बोलता हूं, जो टेरेस्ट्रियल इंसेक्ट्स हैं यहाँ पे, दैट्स ए स्कॉर्पियन एंड स्पाइडर, इनके अंदर रेस्पिरेटरी ऑर्गन सर यही है। और भी एक नाम है बट वो नहीं बोल रहे अभी। जो एक्वेटिक इंसेक्ट्स हैं हमारे पास, इनकी बात करें जहां पर गिल्स एज ए रेस्पिरेटरी ऑर्गन, दैट्स ए क्रस्टेशियंस। आर्थ्रोपोडा अगर आपने पढ़ रखा है तो वहां पर। तो मैं ये खाली बता रहा हूं कि इंसेक्ट वर्ड ये भी है, इंसेक्ट ये भी है, और इंसेक्ट आपके लिखे भी गए। तो ये क्लास इंसेक्ट के बजाय अगर इंसेक्टा आप लिख दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये लंग्स नहीं बुक लंग्स हैं, ये गिल्स नहीं बुक गिल्स हैं। फिर अगला रेस्पिरेटरी ऑर्गन देखें, यस अगला देखते हैं तो नाम देते हैं गिल्स। जब हमें गिल्स कहना होगा तो हम सिर्फ गिल्स बोलेंगे। एंड यस इट्स ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एक्वेटिक एनिमल्स। बात हमारी फिशेस से है। टिपिकल गिल्स यहीं पर पाए जाते हैं, दैट इज डेराइव फ्रॉम द फेरेंजियल गिल स्लिट्स। ऑरिजिन अब उतना डिटेल में आप पढ़ते नहीं हैं, इसलिए बात यहीं बोल रहा हूं कि वो बुक गिल्स थे, वो फेरेंजियल गिल स्लिट्स से डेराइव नहीं हुए थे, और ये टिपिकल गिल्स हैं जो फिशेस में पाए जाते हैं। पोजीशन वगैरह आप फिशेस में पढ़ोगे तो यस। एक खास बात इस जगह पे गिल्स में ज़रूर रहती है कि गिल्स में एक्सचेंज बहुत बढ़िया होता है, and only because of exchange due to counter current mechanism।
काउंटर करंट मैकेनिज्म। ये जो काउंटर करंट मैकेनिज्म है, इस मैकेनिज्म का मतलब कोई ऐसी चीज जिसमें जो फ्लो है वो अपोजिट दिशा में हो। जब फ्लो अपोजिट दिशा में होता है तो चीजों का आदान प्रदान बड़ा आसान होता है। इसमें पानी का फ्लो, पानी में डिसॉल्व ऑक्सीजन, और ब्लड का फ्लो गिल्स में अपोजिट दिशा में होता है। इस वजह से ये बेहतर तरीका होता है एक्सचेंज करने का। अब एक नाम और बताते हैं ऑर्गन के नाम पे, दैट इज लंग्स। दिस, तो ये तो टेरेस्ट्रियल एडॉप्टेशन है। जैसे हम जमीन पर आए, सर हम में ये एडॉप्टेशन आ गया और शुरू हो गया था एम्फीबिया से। हालांकि एम्फीबिया टिपिकल टेरेस्ट्रियल एनिमल नहीं है, लेकिन द टर्म इज रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल्स। इन सब जगह आप देखोगे वी हैव एन लंग्स। तो ये पल्मोनरी रेस्पिरेशन भी कहलाता है, क्योंकि लंग्स को हम पल्मोन के नाम से जानते हैं, पल्मोनरी। तो इसीलिए हम इनको पल्मोनरी रेस्पिरेशन कहते हैं। एक खास बात और आपको समझ लेनी चाहिए इसी समय, जैसे हम बर्ड्स की बात करें, बर्ड्स में क्या होता है, ये लंग्स जब होते हैं तो इन लंग्स के साथ जुड़े हुए कुछ हमारे पास और स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इसी लंग्स के साथ जुड़े हुए ऐसे पाउच लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। इन पाउच लाइक स्ट्रक्चर को हम एयर सैक कहते हैं, और ये हमारे लंग्स। तो ये इनका एडॉप्टेशन है। फायदा इनको एक मिलता है, वो फायदा ये है कि दिस एयर सैक प्रोवाइड बेटर एयर अवेलेबिलिटी फॉर एक्सचेंज इन द लंग्स। बड़ा कंफ्यूजन है इसमें, क्योंकि एयर सैक को लोग एल्वेलाई समझ लेते हैं। सर एल्वेलाई नहीं है, एल्वेलाई ऑलवेज प्रेजेंट इनसाइड द लंग्स, लंग एल्वेलाई। लेकिन एयर सैक्स आर कनेक्टेड टू द लंग्स। एयर सैक का फायदा सिर्फ ये है कि एयर की अवेलेबिलिटी ये लगातार लंग्स में बनाए रखते हैं। और एक और बात, अगर आप बहुत अच्छा पढ़ते हैं तो ज़रूर सीख कर जाइए कि सर यहाँ पर सब ब्रोंकाई और पैराब्रोंकाई पाया जाता है। इनके अंदर लंग्स एल्वेलाई नहीं होते हैं। गैसेज एक्सचेंज सर इस जगह पर होता है। तो मैंने काफ़ी आगे आपको बता दिया। आपको सिर्फ इस बात को सपोर्ट करना चाहते थे कि आप एयर सैक को एल्वेलाई ना समझें। ये मत सोचे कि सर ने ये बात क्यों बताई, ब्रोंकाई पैराब्रोंकाई, क्योंकि अंदर जो गैसेज एक्सचेंज होना है वो इसी जगह पर होना है। तो लंग्स में ही गैसेज एक्सचेंज होता है। और ये बर्ड्स का एडॉप्टेशन है, ये फ्लाइट एडॉप्टेशन है, क्योंकि उनको उड़ना है, इसलिए उनकी मेटाबॉलिक रेट सामान्य से ज़्यादा होनी चाहिए। इसलिए चिड़िया में बहुत सारे एडॉप्टेशन ऐसे हैं दैट हेल्प इन द फ्लाइट। तो इसलिए अब जब हम ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे तो उसमें मैमलियन रेस्पिरेटरी सिस्टम पूरी तरह से आ जाएगा। तो इस टॉपिक में आपने देख पाया कि अलग अलग जानवरों में अलग अलग प्रकार का रेस्पिरेटरी ऑर्गन है दैट डिपेंड्स ऑन द हैबिटेट, that depends on the body organization and its adaptation to survive better in the particular environment. Yes.